नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और राजनीतिक विचारकों की सीरीज में पहले विचारक हमारे कौटिल्य, जिनको हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जब इनको ध्यान करते हैं तो हमारे सबसे पुराने विचारकों में जो वास्तव में राजनीति शास्त्र के विचारक थे, जो धर्म के विचारक नहीं थे, उनमें पहला नाम आता है। और याद आता है हमें वो नंद वंश का अपमान, जिसके बाद एक चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर एक राज्य की स्थापना करते हैं और भारत में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाले आचार्य चाणक्य के बारे में। तो हमें उनकी कहानी तो पता है, जो कि हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी है कि कैसे उनके विचारों ने हमारे देश की राजनीति की दिशा और दशा बदली, कैसे हमारे देश को उन्होंने अखंड बनाने में मदद की, और क्या विचार रहे उनके ऐसे जो वो भविष्य दृष्टा कहे जाते हैं, अपने समय से आगे के विचारक कहे जाते हैं। तो उसे हम जानने का आज प्रयास करेंगे इस अपने वीडियो में। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करेंगे तो हम बात करेंगे उनके अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र जो कि उनकी पुस्तक का नाम है, जो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हमें पुनः प्राप्त हुई मैसूर की एक लाइब्रेरी से। और ये पुस्तक लिखी गई 300 ईसा पूर्व के पहले, 300 ईसा पूर्व के पहले। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जो कि 322 ईस्वी में ईसा पूर्व में शुरू होता है, उस समय के पहले लिखी गई ये किताब रही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य हुआ करते थे। तो अर्थशास्त्र और राज्य की सर्वोच्चता का जो सिद्धांत देते हैं उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो इनके पहले के जो विचारक है, जैसा मैंने पहले बताया कि वो धर्म और राजनीति दोनों को एक ही चीज माना करते थे। धर्म ही राजनीति मानी जाती थी कि अगर आप धर्म से चल रहे हैं तो आपका राज्य अच्छे से चलेगा, तो धर्म को ही हर चीज से जोड़ दिया जाता था। लेकिन अर्थशास्त्र में इन्होंने आचार्य चाणक्य ने धर्म और राजनीति को पूरी तरह से अलग नहीं किया। मैकियावेली की तरह बिल्कुल नहीं है कि पूरी तरह से अलग कर दिया हो, लेकिन इन्होंने धर्म और राजनीति को एक तरह से थोड़ा सा दूरी बना के रखने को देखा। और इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम धर्मशास्त्र की जगह अर्थशास्त्र लिखा, क्योंकि धर्मशास्त्र उसके पहले मनुस्मृति को कहा जाता है, मनु की पुस्तक को कहा जाता है। और कौटिल्य ने अपनी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र रखा। यानी जैसा कि आचार्य पंडित के पी जायसवाल कहते हैं कि ऐसी भूमि जहां मनुष्य रहते हो, ऐसी भूमि जहां पर मनुष्य रहते हो, उसे अर्थ कहा जाता है। उसे कौटिल्य ने अर्थ माना है। अब भूमि और लोग दो तत्व ऐसे आते हैं जिनको अर्थशास्त्र में प्रमुख स्थान दिया गया है, यानी राज्य का विस्तार हो और लोगों का विस्तार हो। ये अर्थशास्त्र का मुख्य सिद्धांत है। और जैसा कि डॉक्टर अल्टेकर कहते हैं कि ये कोई राजनीतिक सिद्धांत की पुस्तक नहीं है, बल्कि एक प्रशासक के लिए हैंडबुक है। एक तरह से व्यवहार में प्रशासन कैसे किया जाए, और उसके लिए ये किताब ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि कोई सैद्धांतिक किताब है कि कैसा राज्य होना चाहिए, कैसी नैतिकता होनी चाहिए, कैसा साम्राज्य बनाना चाहिए, नैतिक और साध्य और साधन जैसी चीजों को महत्व नहीं दिया, बल्कि व्यवहार में प्रशासन कैसे चलाया जाना चाहिए जिससे देश का हित, राज्य का हित हो, वो चीज इन्होंने सर्वोपरि रखने का प्रयास किया है। तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा संप्रभुतावादी विचारक भी थे आचार्य कौटिल्य। तो इनकी किताब में जैसा कि डेटा आप देख सकते हैं, 15 अधिकरण, 150 अध्याय, 180 विषय और 6000 श्लोक है। उस समय के हिसाब से छोटी किताब मानी जाती थी, लेकिन हमारे हिसाब से काफी बड़ी है। तो हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र की सिद्धि, अर्थशास्त्र की पुस्तक जो है, अर्थशास्त्र में लिखे हुए सिद्धांत जो हैं, उनकी सिद्धि के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया जिसे दंडनीति कहते हैं। अब दंडनीति में 4 तत्व हैं। 4 तत्वों में अलब्ध की प्राप्ति, यानी जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने का प्रयास किया जाए किसी भी तरीके से। साम दाम दंड भेद, आप किस तरह से 60 गुण्य नीति लगाइए, मंडल सिद्धांत लगाइए, यानी आगे जो भी सिद्धांत दिए जाएंगे वो सारे अलब्ध की प्राप्ति करने के लिए हैं, लब्ध का परिरक्षण करने के लिए हैं। यानी जो प्राप्त हो गया उसका हर तरफ से सुरक्षा कर ली जाए, यानी अब उसको दोबारा कोई छीनने ना पाए। यानी आपने कोई राज्य ग्रहण कर लिया, राज्य को अनेक्स कर लिया, तो फिर कोई दूसरा राजा फिर से आप पर कब्जा ना कर पाए कि उसको छीन ले जाए, फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, आपका पैसा बर्बाद हो गया, बल्कि लड़ाई में आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और जो रक्षित है उसको और बढ़ाने का प्रयास किया जाए, उसका विवर्धन किया जाए। ठीक है, तो जो रक्षित है, जिसकी रक्षा कर रहे हैं हम, उसको धीरे धीरे चारों तरफ से और एक्सपेंड थोड़ा थोड़ा करके, वो मेड़ काटने वाला सिद्धांत होता है ना, वैसे ही थोड़ा थोड़ा मेड़ काटने का प्रयास करते रहना चाहिए हमें आगे, ताकि बढ़ता रहे। रक्षित का विवर्धन और विवर्धित का सुपात्रों में विभाजन।
तो अभी तक तो ये पूंजीवादी कॉन्सेप्ट था कि ज्यादा से ज्यादा हमें इकट्ठा करना है और हमें कभी भी रुकना नहीं है, हमें जीवन में हमेशा कंपटीशन को लेके आगे बढ़ते रहना है। लेकिन पूंजीवाद से जो सबसे अलग सिद्धांत है वो है विवर्धित का सुपात्रों में विभाजन, यानी आपको विभाजन का भी ध्यान रखना है, सब कुछ अकेले हड़प के नहीं बैठ जाना है और रक्षित का विवर्धित का जो बढ़ाया हुआ है उसको जो जरूरतमंद है उनको देने का भी प्रयास किया जाए। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे तो अगला सिद्धांत आता है राज्य का सप्तांग सिद्धांत। अब राज्य का निर्माण हुआ तो राज्य के आंगिक सिद्धांत को इन्होंने महत्व दिया आचार्य कौटिल्य ने कि राज्य अंग की तरह होता है, उसके अलग अलग अंग होते हैं। तो जैविक आधार पर इन्होंने 7 अंग बताए, उन्हीं को सप्तांग कहा जाता है, जिनसे मिलकर एक राज्य बनता है। अब राज्य में बनने के लिए स्वामी, तो स्वामी को पूरा सर माना है, पूरे सर का भाग जो है वो स्वामी है, यानी राजा, राजा को स्वामी करके बुलाया जाता है कौटिल्य के ग्रंथ में। तो स्वामी है। अमात्य यानी मंत्री, तो वो राज्य की आंखें हैं जो देखने का काम करती हैं कि चारों तरफ क्या क्या हो रहा है। तो ये मंत्री है, मंत्रियों का काम क्या था कि चारों तरफ अपनी निगाह रखना कि राज्य में क्या क्या हो रहा है और उसकी सूचना राजा को पहुंचाना। सुहृद, सुहृद ये कह लीजिए, आप मित्र कह लीजिए। तो मित्र जो आस पड़ोस के मित्र हैं, राज्य के अंदर भी मित्र होते हैं और राज्य के बाहर भी मित्र होते हैं। तो मित्र जो है तो राज्य के पहले राज्य की सूचनाएं राजा तक पहुंचाएं और बाहर के जो मित्र हैं वो बाहर के राज्यों में क्या गुप्त सूचनाएं चल रही हैं वो राजा तक पहुंचाएं, यानी राजा के वो कान होते हैं। कान हमेशा सुनने का काम करता है। तो राज्य के अंदर और राज्य के बाहर क्या सुनना है राजा को, वो राजा तक पहुंचता रहेगा सुहृद के द्वारा। कोश यानी मुख, मुख से हम भोजन करते हैं, तो इसी तरह कोश जो है वो राज्य को भोजन प्रदान करता है, वो राज्य को पोषण प्रदान करता है। तो इसलिए कोश को मुख की संज्ञा दी गई है। सेना को मस्तिष्क की संज्ञा दी गई है। मस्तिष्क क्या काम करता है, मस्तिष्क काम करता है हमारे तंत्रिका तंत्र को सूचनाएं पहुंचाने का, हमारी बॉडी को कैसे काम करना है, बैलेंस करना है, उसका काम करता है मस्तिष्क। वही काम करती है सेना कि कहीं पे कोई बगावत ना होने पाए, कोई हमला न करने पाए, कोई भी डिस्टर्बेंस ना क्रिएट होने पाए। ये काम करता है हमारा सेना या हमारा शरीर में मस्तिष्क कि कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होने पाए। दुर्ग, तो दुर्ग है बाहें हमारी, तो बाहें जैसे हमारी रक्षा का मजबूती का काम करती हैं, कोई भी रुकावट हो, कोई भी बाधा हो उसको हटाने का काम करती हैं, या फिर हमारे शरीर का जो भी है काम कार्य करना हो वो दुर्ग का काम होता है। तो दुर्ग के अंदर लोग रहते थे। जब राज्य की सुरक्षा की बात आए तो सभी लोगों को दुर्ग में रख लिया जाता था। दुर्ग में संग्रहालय बनाए जाते थे जहाँ पे अनाजों का संग्रह होता था। सुरक्षा एक कवच की तरह एक दीवार किनारे किनारे बनाई जाती थी जिसको दुर्ग कहा जाता है। दुर्ग केवल वही दीवार बाहर की नहीं होती जिससे सुरक्षा होती है, दुर्ग के अंदर भी काफी अच्छी सुविधाएं होती हैं जिनको राज्य के संकट के समय उपयोग किया जा सके। तो इसलिए दुर्ग को बाहें कहा गया है। हमारे शरीर में बाहें कहते हैं बाहुबल, तो बाहुबल हमारा दुर्ग है। और जनपद यानी लोग और भूमि जो है वो जंघाएं हैं, यानी आधार स्तंभ हैं जिनके आधार पे ऊपर का राज्य टिका हुआ है। तो ये राज्य के सप्तांग सिद्धांत का मतलब हो गया। आगे हम देखेंगे गुप्तचर व्यवस्था। तो गुप्तचर व्यवस्था में कैसे पक्षियों का प्रयोग करते हैं। 5 प्रकार के गुप्तचर संस्थान हैं कि अलग अलग प्रकार के लोगों को गुप्तचर के रूप में तैनात किया जाए, कि कैसे स्त्रियों को गुप्तचर के रूप में रखा जाए, ऋषियों को, विद्यार्थियों को और पढ़े लिखे लोग जो विद्वान व्यक्ति हैं, प्राचार्य हैं, उनको, ज्योतिषी को, क्योंकि ज्योतिषी को व्यक्ति अपने मन की बात बता देता है। किसान अनाज उत्पन्न करता है तो उसके ऊपर कोई शक नहीं करता है। विद्यार्थी प्रश्न पूछ सकता है, उस पर कोई शक नहीं कर सकता। तो इसलिए ऐसे लोगों को गुप्तचर के रूप में नियुक्त किया जाता था राज्य के अंदर और बाहर। मंत्रियों के पीछे गुप्तचर लगाए जाते थे, पक्षियों के रूप में गुप्तचर होते थे। ठीक है, तो अक्सर शराब गृह और जो वेश्यावृत्ति के केंद्र होते थे वहां पर ज्यादा गुप्तचर रखे जाते थे, क्योंकि ऐसी जगह पर व्यक्ति नशे में होता है तो वो अपनी बात को आसानी से कह देता है, तो उनसे उगरवाना आसान होता है। और अमीर लोग ज्यादा जाते हैं, तो ऐसी चीजों के बारे में काफी ध्यान रखा है, काफी डिटेल रखा है आचार्य कौटिल्य ने इन सब के बारे में। तो किस तरह से गुप्तचर नियुक्त किए जाएंगे, किस तरह से वो सूचनाएं पहुंचाएंगे राजा के पास, उन सबका एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म क्रिएट किया गया है। राजा खुद भी गुप्तचर के रूप में काम करता था और गुप्तचर केवल सूचनाएं पहुंचाने का काम नहीं करते थे बल्कि वो डिबेट क्रिएट करवाते थे। एक व्यक्ति बैठा, 4 लोग बैठे हुए चौराहे पर बातें कर रहे हैं, गुप्तचर आया और उसने कोई बात छेड़ दी कि राजा हमारा बहुत खराब है, और फिर लोगों के बीच में उकसा दिया कुछ पॉइंट रखकर, और फिर 2 लोग डिबेट कर रहे हैं और वो सुन रहा है कि लोगों के बीच में राय कैसी है, राय को जानने का प्रयास कर रहा है कि कितने लोग राजा के पक्ष में आ गए, कितने लोग राजा के विपक्ष में आ गए।
तो इस तरह की बातें वो राजा के पास पहुंचाने का काम करता है कि किस तरह से हमारे राज्य में बातें हो रही हैं, लोगों के मन की भावनाएं कैसी हैं। तो गुप्तचर व्यवस्था एक तरह से जनसंपर्क अधिकारी की तरह भी काम करती थी। तो कितनी बेहतरीन व्यवस्था हमारे लोक प्रशासन की रखते हैं, यानी केवल सिद्धांत सिद्धांत नहीं बल्कि प्रशासन में बहुत अच्छा व्यवहार। तो गुप्तचर व्यवस्था को वैसे काफी बड़ी है, लेकिन हमने शॉर्ट में यहाँ जानने का प्रयास किया। अगली वीडियो में हम इसके आगे जानने का प्रयास करेंगे कौटिल्य के बाकी सिद्धांतों में मंडल सिद्धांत और आगे के सिद्धांत कैसे कैसे काम करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि आपको आगे की जानकारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।